हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त मेरे डियर बच्चों। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से कुछ पर्सनल चीजें शेयर करने वाला हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि कैसे बेटा मैंने गेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में सिंगल डिजिट रैंक सिक्योर किया था, मैंने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया था, और फिर मैं आपको ब्रीफली अपने बाकी के अटेम्प्ट्स के बारे में भी बताने वाला हूं जहां पे मैंने 2 बार AIR 1 सिक्योर किया। बट मुझे लगता है आप मेरी जर्नी से ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने सिंगल डिजिट रैंक सिक्योर किया एज कंपेयर टू बाद में जब मेरा AIR 1 आया। अब देखो यार, जब मैंने गेट की तैयारी की तो मुझे कोई ये स्टैटिस्टिक्स बताने वाला नहीं था कि गेट के अंदर एक अच्छा स्कोर या अच्छे मार्क्स कितना होता है। तो मैं तो वही कॉलेज एग्जाम के माइंडसेट से गया था कि पेपर को 100% अटेम्प्ट करना पड़ता है एक अच्छा रैंक लाने के लिए। तो मेरे दिमाग में ये कभी भी नहीं था कि पेपर को मैं कितना अटेम्प्ट करूं जिससे कि एक अच्छा रैंक आ जाए। अब तो मैं आपको फिर भी ट्रेंड एनालिसिस करके दे देता हूं। जैसे रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें गेट 23 और 24 के डेटा के अनुसार मैंने आपको बताया था कि गेट में अबव 50 मार्क्स एक अच्छा स्कोर होता है, अबव 60 मार्क्स एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। और खैर यार, जब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट टाइम जब मेरा सिंगल डिजिट रैंक आया तो गेट 2013 की मैं बात कर रहा हूं। उस समय पे 80 टू 90 मार्क्स आना काफी कॉमन था। 90 से अबव जाना कॉमन नहीं था, लेकिन 80 टू 90 बच्चे ले आया करते थे, या ये कह लो टॉप रैंकर्स के मार्क्स जो होते थे समवेयर इन द रेंज ऑफ 80 टू 90 होते थे। अब तो ऐसा पेपर आने लग गया कि किसी किसी साल में 70 मार्क्स भी मुश्किल हो जा रहे हैं। करेक्ट। तो उन दिनों की बात है कि मैंने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया। अब देखो यार, इससे पहले मेरा गेट से पहले सिर्फ IIT जेई का एक्सपीरियंस था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। बाकी मैंने एज सच कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया नहीं। तो मेरे दिमाग में गेट में वही कॉलेज वाला माइंडसेट था, जैसा मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना के आऊंगा तो एक अच्छा रैंक में ला सकता हूं। अब क्या होता है ये समझिएगा, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाता हूं, उन दिनों पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, तो ऑब्वियसली यार नर्वसनेस रहती है कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता था पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतनी तैयारी की थी, जो आज के टाइम में आपकी भी कंडीशन होगी, जो आपसे बन पाया होगा आपने तैयार किया होगा। ठीक है। अब पेपर आता है, ठीक है, डेस्क पे पेपर रख देते हैं ना, कहते हैं इंस्ट्रक्शन रीड कर लो, ऑफलाइन में तो ऐसा ही होता है। फिर पेपर को सील ब्रेक करके ओपन किया जाता है। अब पहला क्वेश्चन EMFT का, ठीक है, जिसमें उसने निकालने के लिए बोला था कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस। अब आज के टाइम में तो मैं EMFT पढ़ाता भी हूं, मैथ्स भी पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस 0 आता है। पता कहीं ना कहीं उस टाइम भी था। लेकिन जब पहला पहला क्वेश्चन देखा, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस पूछा है, तो फुल कॉन्फिडेंस से 0 मार्क करने की जगह मैंने सोचा यार हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक हो सकता है यहाँ पे 0 ना आ रहा हो सकता है मेरी नॉलेज इनसफिशिएंट हो, कोई एक्सेप्शन बनता हो। सेम थॉट आपके दिमाग में आएगा जब आप क्वेश्चन लगाओगे। हो सकता है सर ने एक्सेप्शन ना बताया हो। गेट वाले इतना सीधा तो नहीं पूछेंगे कि सीधा आंसर मैं 0 लगा दूं, कुछ तो इन्होंने ट्रिक लगाई है, सर से कुछ तो बात मिस हुई है, चलो मैं चेक करता हूं। अब इत्तेफाक की बात यह होती है बेटा कि शुरुआत का जब पेपर आप सॉल्व करते हो ना, फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन, तो आपका हाथ तक कांप रहा होता है, इतनी नर्वसनेस होती है। तो मैंने जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो इत्तेफाक ये देखो मेरा कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस नॉन जीरो आ गया। उस समय पेपर सिर्फ MCQ होता था और चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया। अब ये तो भाई बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। टाइम लगा, पहले डाइवर्जेंस निकाला फिर कर्ल निकाला, आप जानते हो इन चीजों में टाइम लगता है, और नॉन जीरो आ गया। अब दोबारा ट्राई किया, जब कोई ऑप्शन मैच नहीं किया, दोबारा आंसर और अलग आया, फिर भी कोई ऑप्शन मैच नहीं किया। फिर तीसरी बार ट्राई किया, तब जाके आंसर 0 आया और मैं लगा पाया। बट इस काम को करने में ना मेरे 10 से 15 मिनट वेस्ट हो गए पहले क्वेश्चन में। अब आप ये समझिएगा बेटा, उसके बाद ना आपके दिमाग पे भयंकर ज्यादा प्रेशर आ जाता है जब आपका इतना टाइम पहले क्वेश्चन में लॉस्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये थॉट आने लग जाता है कि यार अब ना पेपर अच्छा जाएगा नहीं, जो शायद मैं उम्मीदें लेके आया था उतना मैं कर पाऊंगा नहीं। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो मुझे लगा यार चलो ठीक है भाई, अब गेट तो अच्छा जाएगा नहीं। बट मेरे साथ एक क्या है ना कि एक प्लान बी था। मेरा प्राइवेट सेक्टर में प्लेसमेंट हो चुका था, तो मुझे लगा चलो यार वही अब अपना IT वाला जॉब करेंगे, IT जॉब मुझे मिला था, क्या करें वहीं जाएंगे। तो फिर अपना थोड़ा सा आगे पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, फिर वही हिट एंड मिस, कहीं क्वेश्चन बन रहा है कहीं नहीं बन रहा है, कहीं जल्दबाजी के चक्कर में सिली मिस्टेक हो रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेरा पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी ये था
कि यार मैं सीक्वेंशियली ही जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं देखूंगा कौन सा सवाल नेटवर्क का है, कौन सा कंट्रोल का है, मुझे क्या आता है मैं वो पहले अटेम्प्ट करूं, मैं सीक्वेंशियली जाऊंगा, मैं पेपर में ना जंप करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन मुझे आता है बहुत बढ़िया मैं बनाऊंगा, और जो क्वेश्चन मुझको नहीं आता उसको मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि तब तो ऑफलाइन पेपर था, हम टिक कर सकते थे, पेपर पे ही रफ कैलकुलेशन भी किया करते थे, पेपर के अंदर ही पूरा रफ वर्क किया करते थे, तो ठीक है भाई टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। खैर उन दिनों में परेशानी भी बेटा बहुत होती थी, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन आपने टिक किया है, फिर रफ वर्क आपको देखना पड़ेगा, अगर स्पेस खत्म हो गई तो आप अगले पेज पे रफ वर्क कर रहे हो पिछले पेज के सवाल का, बहुत सारा हैसल था ऑफलाइन एग्जाम में। बट मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि मैं वन बाय वन क्वेश्चंस पे जाऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन पे नहीं स्पेंड करूंगा, दिल पे नहीं लूंगा, बनता है बहुत ही बढ़िया, नहीं बनता तो आगे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज क्लियर है ना, आपके पास 3 ही घंटे हैं, उन 3 घंटे में पूरा पेपर देखना जरूरी है। बट पता है कितनी भी स्ट्रैटेजी लेके जाओ, आखिरी के जो क्वेश्चंस होंगे ना, आखिरी के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, उसमें कहीं ना कहीं आप रश जरूर करोगे। बट एक चीज हो सके तो मेरी एडवाइस यहां पे लेना, आखिरी के उन 5-10 क्वेश्चन में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं गलतियां होंगी, क्योंकि आप रश करोगे। अगर इस चीज को आप माइंड में पहले से बैठा लेते हो कि यार आखिरी के 5-10 क्वेश्चन में ना जल्दबाजी के चक्कर में मुझसे गलती हो जाएगी, तो मुझे वो गलती नहीं करनी है, मुझे केयरफुल रहना है, तो शायद आप बहुत सारे कंपटीशन से आगे निकल जाओगे। क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन में जब मैं फर्स्ट रैंक भी लाया था तब मैंने गलती की थी। लेकिन मेरे साथ ना यार एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या रहा है हमेशा गेट एग्जाम अटेम्प्ट करने में, कि मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग रहा है। तो मुझे कभी भी ना कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन को सोचने में टाइम लगता है, उसकी अप्रोच बनाने में टाइम लगता है, लेकिन कैलकुलेशन में फटाफट कर लेता हूं। तो ये चीज एक स्किल होना बहुत जरूरी है यार, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला, क्योंकि गेट के अंदर मैक्सिमम पोर्शन आपका न्यूमेरिकल आने वाला है। अगर न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या कैलकुलेशन मिस्टेक आप बहुत ज्यादा करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्लो डाउन कर देगा एग्जाम के अंदर, जिस कारण से आपका अटेम्प्ट कम हो पाएगा। तो कैलकुलेशन में स्मार्ट बनिए, कौन सी कैलकुलेशन आपको बाय हैंड करनी है, कौन सी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में डाल के करनी है, इन चीजों के बारे में सतर्क रहेंगे, समझदारी से चलेंगे, तो मेरे हिसाब से आप पेपर बेहतर कर पाएंगे। और अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट हैं कि हर चीज आप कैलकुलेटर में डाल के कर रहे हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सफर कर जाओगे। तो उस समय पे बेटा जब मैं पेपर दे के आया, पेपर तो मैंने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया, और मुझे बाहर आके लगा भी कि पेपर काफी इजी आया था। लेकिन जब बाद में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चेक करना स्टार्ट किया, तो समझ में आया कि काफी सारे क्वेश्चन वहां गलत भी हो गए। तो ये एक मिस्टेक, रूकी मिस्टेक होती है जो नए गेट एस्पिरेंट्स करते हैं, कि ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में ना ढेर सारा सिली मिस्टेक करके आते हैं। तो मेरा तो यही रहता था यार कि मुझे 100% अटेम्प्ट करना है, जिस चक्कर में मेरे मार्क्स काफी ज्यादा कट जाते थे, क्योंकि जिन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर सकता था, या जिन क्वेश्चंस में मैं टाइम बचा सकता था, उसमें भी घुस करके बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देता था, जिस कारण से किसी और क्वेश्चन में टाइम कम पड़ने की वजह से हमेशा मुझसे मिस्टेक हुआ है मेरे तीनों अटेम्प्ट्स में। तो 2013 के अंदर बेटा मेरे 84 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, और उस समय पे टॉपर कहीं 90 मार्क्स के आसपास गया था, तो मेरा 8th रैंक आया था। ठीक है, 8th रैंक भी काफी अच्छा है, ऑब्वियसली पीएसयू से कॉल आ ही जाता है, पीएसयू में जॉब भी मिल जाता है। तो ये तो हुई फर्स्ट अटेम्प्ट की कहानी। अब जब सेकंड अटेम्प्ट में देने गया 2014 में, अब क्यों देने गया, क्या सरकमस्टांसेस रहे, वो कहानी अलग से। अभी ये समझो, जब मैं सेकंड अटेम्प्ट देने जाता हूं, तो मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के नोट्स और वही किताबें अवेलेबल थी, उन्हीं से सब कुछ तैयार किया। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं 8th रैंक लेके आया, तो सेकंड में बेहतर भी कर सकता हूं, या एटलीस्ट उतना तो कर ही सकता हूं, क्योंकि अब मेरा नॉलेज बेस पहले से ज्यादा है। शायद पहले जो टॉपिक कमजोर हुआ करते थे वो इस बार बेटर हैं, शायद पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए थे, अब मैं लगा करके आया हूं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, 2013 के लिए मैंने पीवाईक्यू सिर्फ 5-6 साल के लगाए थे, वो भी एज मॉक टेस्ट रेदर देन अटेम्प्टिंग देम एज चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, वो सब मैंने नहीं किया था, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा था। बट 2014 में पेपर हो गया था ऑनलाइन, उस समय वर्चुअल कैलकुलेटर तो नहीं आया था, बट ऑनलाइन पेपर हो गया था, तो हैंड हेल्ड कैलकुलेटर के साथ ही देना होता था।
अब उस समय मैं कॉन्फिडेंस से गया कि बेहतर करूंगा। अब उसमें भी बेटा क्या होता है, अगेन शुरुआत में नर्वसनेस रहेगा। चाहे आज की डेट में आपके सामने अंकित सर खड़े हैं 2 टाइम्स AIR 1, मैं दोबारा पेपर देने भी जाऊंगा ना तो मेरा हाथ कांपेगा, स्टार्टिंग में मुझे डर लगेगा ही लगेगा। तो अब जब मैं पेपर देने गया तो उस समय पे मेरे पास पहला क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम का आया, फोरियर सीरीज का आया था, और वो भी फोरियर सीरीज निकालने के लिए नहीं। अब मैं न्यूमेरिकल्स में तो बहुत अच्छा था, अगर आप मुझसे फोरियर सीरीज निकलवाते तो मैं फोरियर सीरीज निकाल देता, लेकिन उसमें पूछ लिया फोरियर सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में। अब भाई कन्वर्जेंस के बारे में ऐसा सवाल जो पहली बार आ रहा था गेट के अंदर कि फोरियर सीरीज कन्वर्जेस एट मोस्ट पॉइंट, फोरियर सीरीज कन्वर्जेस एट ऑल पॉइंट्स, अब हवा ही नहीं लगी। उसको सोचा, उसमें बहुत तिगड़म बैठाया, डिरिचलेट कंडीशन भी सोचा, बट नहीं हिसाब लग पाया। चलो यार, मजबूरन उसको स्किप करना पड़ा। तो मैंने क्या किया, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि यार आऊंगा तो जरूर मैं इस सवाल पे, बट अभी नहीं बन पा रहा। बट वहां मैंने स्मार्ट क्या किया कि वहां बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया। ऐसा नहीं किया कि 15 मिनट उस क्वेश्चन पे लुटा दिए हूं, हाँ 5-7 मिनट मैंने उसको दिया, जो कि गलत है फिर भी, क्योंकि 3-4 मिनट के ऊपर अगर सवाल नहीं बन रहा तो छोड़ देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं अगर 2-2.5 मिनट में आपको हवा ही नहीं लग रही ना सवाल की, तो इससे ज्यादा टाइम तो आपको देना ही नहीं चाहिए, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब अगला सवाल गया, अगले सवाल में डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी पूछ ली, थ्योरी सवाल आ गया पावर सिस्टम का। उसके अंदर भी एक ऐसी प्रॉपर्टी पूछ ली जो मेरे नोट्स में प्रेजेंट ही नहीं थी, दैट वाज हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब मुझे इसका भी आइडिया नहीं लग रहा। अब भाई 2 क्वेश्चन लगातार ऐसे निकल गए जो मुझसे बन ही नहीं रहे, तो मुझे लगा यार ये साल तो मेरा अच्छा नहीं जाने वाला, ये पेपर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, चलो जाने देते हैं, कोई बात नहीं यार, गया तो गया, खराब हुआ। तो अगेन जब मैंने वहां पे वो प्रेशर अपने दिमाग से निकाल दिया कि मेरा पेपर कैसा जाएगा, तो मेरा नर्वसनेस थोड़ा सा कम हो गया। जब तक बेटा आप रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, बार बार आपके दिमाग में रिजल्ट को लेके थॉट आता है कि रिजल्ट कैसा आएगा कैसा आएगा कैसा आएगा, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और जब वो रिजल्ट वाला फैक्टर आप अपने दिमाग से निकाल देते हो कि रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा, तब मुझे लगता है कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि तब आप क्वेश्चन पे फोकस कर पा रहे हैं। जब तक आपका फोकस और इधर उधर की चीजों पे रहेगा ना, अदर देन द क्वेश्चन, तब तक मैं मानता हूं कि आप पेपर पे ना तो फोकस कर रहे हैं, ना ही पेपर में आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए। ऑब्वियसली अगेन मेरा एम वही था कि 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मेरा गेट 2013 के साथ एक्सपीरियंस भी ये था कि फर्स्ट रैंकर 90 मार्क्स पे निकला था, यानी पेपर हाई स्कोरिंग जाता है ना। तो उस समय पे भी मुझे यही था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उस चक्कर में भी ना गलतियां होती हैं। और दूसरी बात क्या होती है, जो शुरुआत के 2 क्वेश्चन अटके, ये आपके पेपर में तो अटके हैं, बट आपके दिमाग में भी अटक के रह जाते हैं। तो आपके दिमाग में ना वही क्वेश्चन घूमते रहते हैं जो आपने देखा बट आपसे बना नहीं। तो यहां पे मैं आपको दूसरी सलाह ये दूंगा, कोई क्वेश्चन अगर मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो प्लीज उससे मेंटली मूव ऑन कर जाइए, उस पे अटक के मत रहिए। ये बात ध्यान रखिए, गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए सारे क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाने हैं आपको। वो क्वेश्चन बनाने हैं शायद जो मैक्सिमम जनता बना सकती है। आपका एम गेट के अंदर यह रहना चाहिए कि कोई भी आसान सवाल आपसे ना छूटे। डिफिकल्ट सवाल बना नहीं बना बात की बात है, बट इजी क्वेश्चन अगर चूक गए तो बेटा उसका रिग्रेट जिंदगी भर रहने वाला है, इसीलिए इजी क्वेश्चन को नहीं चूकना है। दूसरी चीज बेटा, कोई भी क्वेश्चन आप मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखा, हवा ही नहीं लगी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो फोरियर सीरीज वाला क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को तो एक ही मिनट में मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, या उसको अनअटेम्प्टेड ही छोड़ दो। अगर हवा ही नहीं लगी तो मार्क फॉर रिव्यू करके भी क्या करोगे, क्योंकि आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता, आपको उस सवाल का सिर पैर कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उसे स्किप कर दो। फिर कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है आता है बट यार टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे मान लो कि मैथ्स का सवाल आ गया, मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया। अब आपको पता है यार आप इसको सोच तो सकते हो लेकिन समय लगेगा, आपको चमक नहीं रहा है एकदम से, तो आपने उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। या मान लो नेटवर्क का सवाल आ गया सेकंड ऑर्डर सर्किट का, आपको पता है इसमें 2 या 3 सर्किट तो ड्रॉ करने पड़ेंगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा, तो आपने सोचा बन तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, तो आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। यानी या तो सवाल को सोचने में टाइम लगेगा, या फिर मुझे अप्रोच क्लियर है लेकिन सॉल्व करने में टाइम लगेगा,
तो ऐसे सवाल को मार्क फॉर रिव्यू अपने को कर देना चाहिए। तीसरी कैटेगरी होती है जो सवाल आपको लगता है बना सकते हो, जैसे मान लो बोडे प्लॉट का सवाल आया, आपको पता है 2-3 मिनट लगेंगे लेकिन मैं बना लूंगा। अब आपने बनाया बट क्वेश्चन के अंदर निकला ट्विस्ट, तो आपका आंसर तो आया लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आंसर सही आया या गलत आया, तो आप उसका आंसर मार्क करिए। मार्क करने के बावजूद उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। तो ये 3 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअटेम्प्टेड, मार्क फॉर रिव्यू, अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो ये आपको एग्जाम के अंदर अच्छा जजमेंट रखना होगा, जो कि मेरे 2014 वाले अटेम्प्ट में था कि कौन से क्वेश्चन को किस कैटेगरी में डालना है। क्योंकि देखो लालच आएगा, जो भी सवाल नहीं बनेगा आपको लगेगा इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूं, बट फिर बेटा उस फीचर का कोई फायदा ही नहीं है ना। फिर तो या तो जो नहीं बन रहा सबको अनअटेम्प्टेड छोड़ दो या सबको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। लेकिन आपको दोनों में डिस्टिंक्शन रखना है। जिस क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं है वो अनअटेम्प्टेड रहना चाहिए, जिस क्वेश्चन का आइडिया है बट पता है टाइम कंज्यूमिंग है उसे मार्क फॉर रिव्यू करना है, जिसका आंसर आ गया बट हम श्योर नहीं है उसे अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू रखना है। अब देखो एक और बात, अगर आपका आंसर आ गया बट आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो आप उस क्वेश्चन को देन एंड देयर चेक करके भी आगे बढ़ सकते हो, ताकि आप श्योर रहो कि ये क्वेश्चन तो मैंने अपनी तरफ से सही बनाया है, उसे मार्क फॉर रिव्यू ना करें। थोड़ा सा बेटा इस चॉइस में ना प्रैक्टिकल रहना, इमोशनल नहीं रहना। अपने डर की वजह से हमेशा मार्क फॉर रिव्यू मत करना, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना। अगर अपना 100% दिए हो, तरीके से सवाल को सॉल्व भी किया, उसको चेक भी किया है, तो प्लीज उसे जबरदस्ती मार्क फॉर रिव्यू ना करें। क्योंकि आपके आंसर शीट में जितने सवाल ग्रीन रहेंगे, यानी जो अटेम्प्टेड है और मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि उन क्वेश्चंस को रिविजिट नहीं करना। तो कौन से क्वेश्चन को दोबारा देखना है, ये चुनाव सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर क्वेश्चन को दोबारा नहीं देखा जा सकता एग्जाम के अंदर। तो कोई क्वेश्चन अगर सही टाइम में बन गया है, आप अगर उसे अगले 10-20 सेकंड में वेरीफाई करके वंस एंड फॉर ऑल फिनिश कर सकते हैं, करिए। बट ऐसा मत करिएगा कि 2 मिनट सॉल्व करने में लगाए और 3 मिनट फिर वेरीफाई करने में लगाए, ये गलत हो जाएगा। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा साफ लिखें, ताकि वेरिफिकेशन में टाइम ज्यादा ना लगे। अगर भसड़ मचाओगे अपने स्क्रैप पैड पे, कचरे की तरह भरोगे उसको, तो फिर बेटा आपको वेरिफिकेशन में सॉल्यूशन से भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो थोड़ा साफ साफ सिस्टमैटिक लिखिए, जिससे आंसर चेक करने में मदद मिले। अब इसके लिए स्क्रैप पैड पे लिखना क्या है, स्क्रैप पैड पे आप डेटा लिख सकते हैं, सवाल का जो भी सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उस डेटा को लिख लीजिए, फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं उसको लिख लीजिए और आंसर को लिख लीजिए। और कैलकुलेटर में जब भी आप वैल्यू डाल रहे हैं तो ये चेक कर लीजिए जो डेटा आपने कॉपी में लिखा वही डेटा आपने कैलकुलेटर में डाला या नहीं। तो आपको देखो 2-3 चेक करने, सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए। जब आप डेटा अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं तो एक बार फिर से उसे स्क्रीन से मैच कर लेना कि कॉपी का डेटा और स्क्रीन का डेटा सेम है, तो डेटा की मिस्टेक बच गई। फिर उस डेटा को जब कॉपी से कैलकुलेटर में डाला, इक्वल टू दबाने से पहले एक बार फिर चेक कर लिया कि कॉपी का डेटा कैलकुलेटर का डेटा मैच कर रहा है, कैलकुलेशन एरर बच गया। ठीक है, फिर कैलकुलेटर से डेटा जब कॉपी में लाए, फिर चेक कर लिया कैलकुलेटर वाली वैल्यू ही कॉपी में है, तो ये नोटिंग डाउन एरर बच गया। मेजरमेंट की टर्म्स में इसको कहते हैं ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर कहां कहां पे आ सकता है, आपने क्वेश्चन से डेटा ही गलत नोट कर लिया, डेटा सही नोट किया, कैलकुलेटर में गलत डाल दिया। क्योंकि कैलकुलेटर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करता, वो तो सही देता है, आप उसमें डेटा गलत फीड करते हो, इसीलिए आपका आंसर गलत होता है। तीसरी चीज, कैलकुलेटर का रिजल्ट कॉपी में गलत लिख लिया। अगर ये 3 जगह पे आपने गलती बचा ली, तो मैं कह रहा हूं आपको कहीं भी कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप क्वेश्चन को रीचेक करोगे, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रीचेक करोगे, आपको पता है ह्यूमन एरर या सिली मिस्टेक नहीं हो रही है। तो यहां से सिली मिस्टेक्स कम की जा सकती हैं। तो इससे क्वेश्चन में मैं मानता हूं 10-15 सेकंड पर क्वेश्चन या 20 सेकंड बढ़ेगा, लेकिन बेटा इससे गलतियां बहुत कम हो जाएंगी, मानना मेरी बात। क्योंकि वरना वेरिफिकेशन में जब आप क्वेश्चन का एक एक कैलकुलेशन दोबारा कैलकुलेटर में डालोगे ना, तो वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम आपका जाने वाला है। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी, एक बार फिर बता देता हूं। क्वेश्चन 4 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। जिस क्वेश्चन का आइडिया ही नहीं है, अनअटेम्प्टेड, आइडिया है टाइम कंज्यूमिंग है, मार्क फॉर रिव्यू, आइडिया है सॉल्व भी किया है बट श्योर नहीं है, अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू, और जिस क्वेश्चन को हम रीचेक कर चुके हैं, श्योर है, उसको अटेम्प्टेड। ये 4 कैटेगरी में क्वेश्चन बंटते हैं।
ठीक है। और सिली मिस्टेक अवॉइड करने का तरीका क्या है? कॉपी में डेटा नोट करना है, डेटा को चेक करना है क्वेश्चन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है कि डेटा जो कॉपी में कैलकुलेटर में इक्वल टू दबाने से पहले वेरीफाई करना है। तीसरी चीज, कैलकुलेटर का डेटा कॉपी में लिखते हुए कैलकुलेटर को क्लियर करने से पहले एक बार चेक कर लेना अपना वैल्यू कि आपने सही वैल्यू लिया या नहीं। चौथी चीज चेक करना कि जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो फॉर्मूला सही है या नहीं, वही क्वांटिटी सवाल में पूछी गई है और फॉर्मूला सही है। पांचवी चीज, आंसर अगर एनईटी सवाल है तो किस यूनिट में मांगा है, क्या आप सही यूनिट्स में आंसर दे रहे हो या नहीं। ये 5 पॉइंट्स अगर आपने सही किए तो आप बेटा सिली मिस्टेक से बच जाओगे। अब आपको टारगेट ये रखना है कि पहला अटेम्प्ट पेपर का आपका 2 से 2.5 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए। चाहे उस 2.5 घंटे में आपने मान लो 65 में से 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट वो 2.5 घंटे के अंदर अंदर हो गया। वैसे तो 40 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटा ज्यादा बोल रहा हूं, फिर भी वर्स्ट केस में पेपर टफ आया, आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए 2.5 घंटे के अंदर। अब बचे हुए आधे घंटे में क्या करना है? सबसे पहले आधे घंटे में से 10 मिनट उन सवालों को दीजिए जो अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू हैं, और उनको रीचेक करके मार्क फॉर रिव्यू उनका हटाइए, उन्हें भी अटेम्प्टेड के कैटेगरी में लाइए। ठीक है। फिर अब आप उन क्वेश्चंस पे जाइए जो मार्क फॉर रिव्यू हैं। अगले 10-15 मिनट उनको दीजिए जिन क्वेश्चंस में टाइम लगता बट आप बना सकते थे, मार्क फॉर रिव्यू वाले बनाइए। और फिर भी अगर समय बच जाए तो अनअटेम्प्टेड की तरफ आप जा सकते हैं। तो प्रायोरिटी ये होती है बेटा कि सबसे पहले हमें क्वेश्चंस छांट के एग्जाम में वो करने हैं जो इजी हैं। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर खोल के चेक करने की जरूरत नहीं है, उससे दिमाग में प्रेशर बनेगा, कहीं ना कहीं पेपर की एक छवि बनेगी। हो सकता है अच्छी इमेज बने पेपर की दिमाग में, और हो सकता है ये इमेज बन जाए कि पेपर तो एक्सट्रीमली टफ है, बट दोनों ही सिचुएशन में आपके इमोशंस बीच में आ जाएंगे। पेपर में जब इमोशन आ जाते हैं ना, आइदर वी आर टू हैप्पी अबाउट द लेवल ऑफ द पेपर और वी आर टू डिप्रेस्ड, तो पेपर अच्छा नहीं जा सकता। इसीलिए इमोशंस को दूर रखना है, तो पूरा पेपर अपने को व्यू नहीं करना, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाना है, और जैसा मैंने बताया अटेम्प्ट करते जाना है, मार्क करते जाना है। यही चीज मैंने 2014 में की और वहां पे मेरा रैंक 1 आया। अगेन कैलकुलेशन का भी मैं बहुत पक्का था। अब 2018 में मेरे पास दो एडवांटेजेस थे, कॉन्सेप्ट भी अच्छा था क्योंकि मैं पढ़ाता था, और कैलकुलेशन तो मेरा हमेशा से अच्छा रहा। तो 2018 के अंदर मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि जब जब मैं कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो देन एंड देयर उसको चेक करके मैं मार्क फॉर रिव्यू कर ही नहीं रहा था। तो मेरा ले दे के एक क्वेश्चन फंस गया था प्रोबेबिलिटी का, तो वहां पे वो क्वेश्चन ही गेट ने गलत फ्रेम कर दिया था, मेरा आंसर ही मैच नहीं कर रहा था। लेकिन वो क्वेश्चन मेरे दिमाग पे इतना हावी हो गया कि उसके चक्कर में मेरे मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट के 3 सवाल गलत हो गए, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था, यहां से निपटा के वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे जाना है, उसको सही करके आना है। तो ये मेरी वाली गलती आप फिर से नहीं करेंगे। किसी एक क्वेश्चन के पीछे ऑब्सेस नहीं होना, भले ही वो आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक हो, भले ही वो आपका मोस्ट क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, लेकिन फिर भी आपको उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना। गेट में मैटर ये करता है कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, ये टोटल मार्क्स कौन से सब्जेक्ट से आए, कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, कितने मार्क फॉर रिव्यू हुए, डज नॉट मैटर। और जितने क्वेश्चन का आपने आंसर लगाया, भले वो अटेम्प्टेड में है या अटेम्प्टेड प्लस मार्क फॉर रिव्यू है, सब कंसीडर किया जाता है स्कोरिंग के लिए। ठीक है, अगर आपने आंसर मार्क किया है तो कंसीडर होगा, भले उसे रिव्यू के लिए मार्क किया था या फिर नहीं किया था। तो कुछ मिस्टेक से बचेंगे, क्वेश्चंस को देख करके पेपर का लेवल जज नहीं करना, बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होना, ना ही बहुत ज्यादा खुश होना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाना है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे बन रहा है बहुत बढ़िया, नहीं बन रहा तो भी उसका यह मतलब नहीं है कि अगला भी नहीं बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपसे पहला क्वेश्चन नहीं बना तो पेपर ही टफ आ गया है, अब तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, आपसे पेपर नहीं बनेगा। तो प्लीज पेपर के अंदर सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें, रिजल्ट पे फोकस ना हो, आजू बाजू की चीजों पे फोकस ना हो, अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करें, सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम क्वेश्चन पे फोकस करें, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें, और 1 क्वेश्चन एट अ टाइम आप चलते चलें, टाइम सेव करें, पहले इजी क्वेश्चंस को बनाएं एंड देन यू मूव ऑन टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो अगर सही स्ट्रैटेजी से पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे। और आज की डेट में 1 मार्क 2 मार्क सेपरेटेड नहीं आएंगे, इसीलिए सेक्शन वाइज ड्यूरेशन नहीं बताऊंगा, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन करना है, 1 मार्क का हो 2 मार्क का,
अगर विद इन गिवन टाइम बन सकता है, जैसे 1 मार्क का है 2 मिनट में बन सकता है, बनाइए। 2 मार्क्स का है 3 साढ़े 3 मिनट में भी बन सकता है, तो उसको बनाइए। ठीक है, बट बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, आपके एक्सपीरियंस से आपको पता होगा किस तरह के क्वेश्चन लंबे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन कम टाइम में बन जाते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस का सहारा लेते हुए जज करिए और जज करके आगे बढ़िए। आपका जजमेंट हमेशा सही हो, बेस्ट हो, वो जरूरी नहीं है, ना ही वो मैटर करता है। मैटर ये करता है कि आप 65 क्वेश्चंस को देख पाए और उसमें जो बनने लायक सवाल थे वो बन पाए। और ये भी बता दूं, जब आप आकर के मुझसे डिस्कस करोगे पेपर, तो डेफिनेटली बहुत से क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे जो आप बना सकते थे लेकिन आप बना नहीं पाए। वो एग्जाम का प्रेशर होता है एंड इट इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल। तो ये मत सोचा करो कि एग्जाम के बाद सवाल क्यों बन जाते हैं और एग्जाम के दौरान क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो टाइमर का प्रेशर, वो माहौल, वो एग्जाम का माहौल जो होता है, एग्जामिनेशन हॉल जो होता है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हावी होता है, आपसे गलतियां भी करवाता है और आपको नर्वस भी करता है। तो वो होगा बेटा, और ये चीज एग्जाम में लेके जाओ कि शुरुआत के 15 मिनट आधा घंटा थोड़ा जिटर पीरियड रहेगा, वहां आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, फ्लो आने में टाइम लगता है। तो ये बात सबके साथ होती है। मेरा 2 बार रैंक 1 है, फिर भी मेरे साथ दोनों बार यही चीज हुआ। रैंक 8 आया तब भी मेरे साथ यही चीज हुआ। तो ये आपके साथ भी होगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, तो ये चीज को हर बच्चे को गो थ्रू करना होता है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मेरा एक्सपीरियंस, मेरे लर्निंग्स आपके काम में आए एग्जाम के अंदर, और मैं यही विश करूंगा कि मेरे बच्चे बेहतर से बेहतर अटेम्प्ट करके आएं और मेरी वाली गलतियां ना दोहराएं। अपनी यूनिक नई गलतियां करना, वैसे तो गलतियां मत करना, जितना हो सके गलतियों से बचना, बट प्लीज मेरी वाली गलतियां मत दोहराना। शायद आपके 5-10 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आप मेरी वाली मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे। पेपर में इमोशंस बाहर रख के जाइएगा। जब आपका बैग रखवाते हैं ना, तो बैग के अंदर इमोशन भी रख देना, उसको अंदर मत लेके जाना। एकदम कूल काम कंपोज्ड माइंड के साथ अंदर जाना। जैसे वो होते हैं ना सीरियल किलर, एकदम कंपोज्ड होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, इमोशन नहीं होते, वैसे सीरियल किलर बनना है सवालों का और सीरियली किल करते जाना है आपको सवालों को और आगे बढ़ते जाना है। और गेट 2026 और 27 वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं भाई, आपके लिए अभी हमने ऑफर एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि हमारे 40,000 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो गेट के सभी कोर्सेज पे फ्लैट 30% ऑफ है, AJE के सभी कोर्सेज पे 40% ऑफ है। कोड है RD30 एंड RD40। गेट के 4 बैचेस चल रहे हैं, 2 2026 के और 2 2027 के। इनमें मैं डिजिटल करा रहा हूं। आइए मेरे साथ डेली मॉर्निंग 6 AM डिजिटल पढ़िए, अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत कीजिए फुल एनर्जी के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। कोड लगाना है RD30। और हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज पे भी फ्लैट 30% ऑफ है, चाहे आप गेट एंड ESE लेते हैं, चाहे गेट लेते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें तो भाई सब कुछ आ जाता है, गेट, ESE, AJE, कॉम्प्रिहेंसिव, क्रैश, ठीक है, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल, ECIN, इस पे भी 30% ऑफ है यूजिंग RD30। और AJE वाले बच्चों के लिए 40% ऑफ है यूजिंग द कोड RD40। चाहे आप RRB JEE CBT 2 का बैच ले लीजिए, RRB JEE 2025 का बैच ले लीजिए, आप SSC 25 का बैच ले लीजिए, या इन सबके पापा यानी महापैक ले लीजिए जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। और मॉक टेस्ट पे बेटा 10 मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं 2025 के एग्जाम के लिए एट जस्ट 99 प्लस GST। ठीक है, और बाकी बुक्स पे स्टैंडर्ड 10% डिस्काउंट होता है यूजिंग वेलकम 10, या आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे जाकर के कोड लगा सकते हो बुक सेक्शन में वेलकम 10, और जो भी बुक आपको चाहिए वो आप परचेज कर सकते हैं। तो आई विल बी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।